हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी बोर्ड प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं लोकेश गौतम पी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और आपकी बोर्ड प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लेकर आए हैं मेगा बोर्ड रिवीजन सीरीज, जो कि आपको यूट्यूब पर देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ अब तक हम 3 चैप्टर को यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं और आज हम 4th चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक पर बात करने वाले हैं। तो अगर जिसने भी अब तक जो 3 चैप्टर हैं वो नहीं देखे हैं तो पहले जाइए और उनको देख कर आइए। आज हमारा नया चैप्टर होने वाला है डी एंड एफ ब्लॉक। तो स्टार्ट करते हैं बेटा डी ब्लॉक से। चलिए, एक बार मुझे बता दीजिए आवाज आ रही है और स्क्रीन शो हो रही है, सब सही है बेटा? एक बार कमेंट करके बता दीजिए जल्दी, फिर स्टार्ट करने वाले हैं हम। चलिए, सब ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले डी ब्लॉक। डी ब्लॉक जो आपको सामने टेबल दिख रही होगी, डी ब्लॉक की टेबल दिख रही होगी, जिसमें पीरियोडिक टेबल के अंदर इस साइड तो हमारा पी ब्लॉक हो जाता है और इस साइड हमारा एस ब्लॉक हो जाता है और इस साइड हमारा पी ब्लॉक हो जाता है। इस साइड हमारा पी ब्लॉक हो जाता है और बीच में कौन होती है? डी ब्लॉक होता है, जिसके अंदर 40 एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं। डी ब्लॉक वाला बता रहा हूं मैं, ये पी ब्लॉक में नहीं है। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के अंदर हमें 40 एलिमेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें 10 तो हमारी हॉरिजॉन्टल रो होती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? ग्रुप, जिसे हम ग्रुप कहा जाता है। और उसी के साथ जो 4 है, 4 हमारी वर्टिकल रो होती है, जिन्हें हम पीरियड कहते हैं, उन्हें हमें पीरियड कहा जाता है। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, कितने ग्रुप होने वाले हैं? 10 ग्रुप, क्योंकि 10 हॉरिजॉन्टल रो है और 4 पीरियड होने वाले हैं, तो इनका नामकरण कर देते हैं। जो फर्स्ट है वो होता है G3, क्योंकि G1 और G2 जो होता है वो एस ब्लॉक में होता है। G3, G4, G5, G6, G7, ग्रुप 8 या G8, G9, G10, ये होता है G11 एंड ये होता है G12। इस तरह से 10 ग्रुप हमारे पास डी ब्लॉक के अंदर देखने को मिलते हैं। जो वर्टिकल रो होती है उन्हें हम पीरियड कहा जाता है, जो कि हमारे पास 4 पीरियड देखने को मिलते हैं। ये हमारा होता है 4 पीरियड, ये होता है हमारा 5 पीरियड, ये हमारा होता है 6 पीरियड, ये होता है हमारा 7 पीरियड, जिसमें यहाँ पर लेंथेनोड और यहाँ होता है एंथेनोड। ठीक है, तो इस तरह से हमें 40 एलिमेंट देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपको याद भी होंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो होती है, वहां पर एक पूरी जो टेबल है उसे लर्न कराया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले होती है साइंस टीचर विनीता त्रिमानी। मन फे कोनी क्यों जान जलाती हो, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटे रहा पड़े आगे कूद, ला हफ्ता वरना रे ओसामा से ईरान में पिटवाऊंगा। और ये होती है हमारी 7 पीरियड, जो कि हमें चारों पीरियड जो है वो याद होने चाहिए। इसको एक और नाम से बोला जाता है बेटा, इसे बोला जाता है 3D सीरीज। ये होती है हमारी 3D सीरीज, ये होती है हमारी 4D सीरीज, इसे कहा जाता है 5D सीरीज और इसे कहा जाता है 6D सीरीज। तो ये पूरा ब्रीफली एक्सप्लेनेशन हो गया हमारा डी ब्लॉक का। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डी ब्लॉक एलिमेंट आर कोल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी और सीएन, जो कि G12 एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है G12 ग्रुप को छोड़कर जितने भी एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं वो सभी क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन सभी के जो डी ब्लॉक सबशेल है या ऑर्बिटल है वो फुलफिल नहीं होते हैं, लेकिन जिंक का जो जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड सीएन के जो डी सबशेल है वो फुलफिल होते हैं। उसमें 10 इलेक्ट्रॉन
भरे हुए होते हैं, चाहे वो ऑक्सीडेशन हमारा एक्साइड स्टेट में हो या जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो, दोनों अवस्था में, दोनों कंडीशंस पर डी ब्लॉक फुलफिल होता है। अगर दोनों ही कंडीशन पे फुलफिल नहीं है, तो उसे भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। जैसे कि जिंक है, जिंक अभी 10 एलिमेंट है इसमें डी, और जब ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो पर होगा, जैसे कि हम बोलते हैं Gn+2, उसमें भी ये है D10 ही होगा, जिसमें भी डी सबशेल कंप्लीट फुलफिल होगा, और उस केस में भी उस वजह से इसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता है। तो G12 को छोड़कर सभी एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक के। तो यहाँ पर दो लाइनें जो क्वेश्चन के अंदर देखने को मिल जाती है, जहां पर हमें उलझाया जाता है, क्या डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है? नहीं। क्या सभी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के एलिमेंट है? यस। तो अच्छी तरह से लाइन हमें पढ़ना है, उसी के साथ आगे बढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा होने वाला है साइज। अब देखिए, अभी लास्ट जो हमारा चैप्टर था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर हम क्या बात कर रहे थे बेटा? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर जितने भी पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सभी, जेड इफेक्टिव, ये सभी वहां पर ब्रीफली पढ़ा दिया जाता है। अगर आपको ब्रीफली देखना है तो वहां जाकर देख सकते हैं। यहाँ हम इसका ओनली एक ऊपर ऊपर से ओवरव्यू लेने वाले हैं। तो सबसे पहले बात बात करते हैं हम साइज की। साइज जब भी लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट मतलब पीरियड में, ये 3D का है, 3D सीरीज में, लेग क्यों कर रहा है भाई? 3D सीरीज में जब लेफ्ट टू राइट जाता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इस वजह से साइज क्या होती जाती है? कम हो जाती है। जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इस वजह से जो साइज है वो क्या होती है? कम हो जाती है। तो हम यहाँ पर देख भी सकते हैं, स्कैंडियम की साइज जो है सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, वहां पर साइज जो है वो कम होती जा रही है। ये धीरे धीरे नीचे है, ये साइज कम हो रही है, मतलब मैग्नीज की साइज Fe आयरन से ज्यादा है, और निकल, कॉपर, और कॉपर से भी ज्यादा हो जाती है जिंक की। जिंक में फुलफिल्ड होने की वजह से और डी ब्लॉक कंस्ट्रक्शन आने की वजह से यहाँ पर जिंक की साइज बढ़ जाती है। उसी तरह से नीचे हमें मेटेलिक साइज भी बताई हुई है। मेटेलिक साइज की अगर बात करें तो ये भी इसी तरह से, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड के अंदर, तो साइज क्या होती है? डिक्रीज होने लग जाती है। इसी के साथ हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम। अब तक हम पीरियड में चल रहे थे, अब हम बात करने वाले हैं ग्रुप में। ग्रुप में जब भी बात करी जाती है तो नंबर ऑफ शेल जो होते हैं वो बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ, लेख क्यों कर रहा है भाई? नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं, इस वजह से साइज भी बढ़ने लगती है, साइज भी बढ़ने लगती है। तो साइज का जो सीक्वेंस है वो होना चाहिए था 3D, 4D, उससे बड़ी होनी चाहिए 5D। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर एफ ब्लॉक कंस्ट्रक्शन की वजह से जो 3D और 4D है, 3D से बड़ी 4D होती है, लेकिन 4D और 5D की साइज जो है लगभग सेम हो जाती है। यहाँ तक आ गया होगा आपको समझ में? तो आपको दिख रहा होगा ग्रुप 4 to 12 की जो साइज है, ग्रुप 4 to 12 की जो साइज है वो क्या होती है? में 3D से बड़ी साइज होगी 4D, और 4D और 5D जो होती है वो सिमिलर हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रुप 3 की, ये क्या हो रहा है? 1 मिनट रुकना बेटा। आपको सब सही दिख रहा है? यहाँ पर लेकिन ग्रुप 3 जो होता है वो
इस एक्सेप्शन का पार्ट नहीं होता। ये एक्सेप्शन बोल लीजिए या कॉन्सेप्ट बोल लीजिए, एक्सेप्शन बोलना सही नहीं होगा, कॉन्सेप्ट पे ही बेस है। तो यहाँ पर ये इसका पार्ट नहीं होता है। तो जो ग्रुप 3 है उसके अंदर किसी भी तरह का एक्सेप्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो जो ये ग्रुप 3 है उसके अंदर हो जाता है 3D से बड़ा 4D, डी से बड़ा 5D। क्योंकि यहाँ तक अभी तक एप ब्लॉक एलिमेंट जो है उनका किसी भी तरह का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है हमें ग्रुप 3 में। ग्रुप 4 जब आ जाता है तो वहाँ ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के बीच में एप ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं। इस वजह से हमें 4D और 5D की जो साइज है वो सिमिलर देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें आयनाइजेशन पोटेंशियल की, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है ये हम बोल सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो किसी भी गैसियस एटम में से उसके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस दिख रहा होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है। Ip2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक निकाल चुके हैं और दूसरा हम निकाल रहे हैं। जैसे कि मैं समझा देता हूँ आपको, ये कोई मेटल है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब निकाला जाएगा Ma प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल चुके हैं यहाँ से, तो ये होगा हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल 1। इसमें से हम फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इसको इस तरह से डिनोट कर देते हैं माइनस इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ से हटा दीजिए। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वो होता है हमारा Ip2 एंड अगेन ये हो जाएगा M+2 और अगेन हम एक और इलेक्ट्रॉन जब निकाल रहे हैं तो वो हो जाता है Ip3, जो कि थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने पर आयनाइजेशन एनर्जी देखने को मिलने वाली है। तो इसी तरह से ये जो पूरा हम बोल सकते हैं टेबल, ये Ip1, Ip2 और Ip3 पे बेस है। बोर्ड लेवल से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे बताना था एक बार तो मैंने आपको टेबल बना के दिखा दी। अगर किसी को ज्यादा ही जानना है तो देख सकता है। बाकी इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। टॉप टू बॉटम हमारे लिए जरूर हो जाता है आयनाइजेशन एनर्जी का। ये आयनाइजेशन एनर्जी का टॉप टू बॉटम है बेटा, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? जब हम ग्रुप में बात करते हैं तो हमारे पास 10 ग्रुप होते हैं। अब 10 ग्रुप में जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। जैसे कि ये होती है 3D 4D और 5D। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन अच्छा यहाँ गलत है, 5D। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन देखने की वजह से हमें जो सीक्वेंस मिलता है ग्रुप 3 में किसी भी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं देखने को मिलता है। ये जो सीक्वेंस होता है ये हमें ओनली किस में देखने को मिलता है बेटा? 4, 5, 6 एंड 10 में ये सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ तक डी ब्लॉक कंस्ट्रक्शन और एफ ब्लॉक कंस्ट्रक्शन की वजह से शेडिंग इफेक्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो शेडिंग इफेक्ट कम होने की जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। इन दोनों केस में जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से जो सीक्वेंस है 3D 4D 5D हो जाता है। लेकिन बात करें ग्रुप 3 की, तो ग्रुप 3 में जब ऊपर से नीचे आता है तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा होता है? कम होता है। जेड इफेक्टिव कम होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होती जाती है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का एक्सेप्शन हमें नहीं देखने को मिलता। लेकिन जब 4, 5, 6, 10 और 7, 8, 9, 10 में बात करते हैं तो हमें जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है ऊपर से नीचे आने पर, बिकॉज शेडिंग इफेक्ट जो है वो कम हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ने लग जाती है। तो 3D 4D 5D जो है वो हमें 4, 5, 6, 10 में देखने को मिलने वाला है। वहीं 5D 3D और 4D की बात करें तो 7, 8, 9, 11, 12 में देखने को हमें मिलने वाला है। तो ये हम याद रखेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एलोय फॉर्म। एलोय फॉर्म क्या होती है बेटा? व्हाट इज एलोय फॉर्म? एलोय फॉर्म इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल। मेटल और मेटल को मिलाने पर जो होमोजेनियस मिक्सचर हमें देखने को मिलता है वो होता है हमारा एलोय फॉर्म। अब एलोय फॉर्म के बारे में और बात क्या बोली है? डी ब्लॉक एलिमेंट हैव वेरी गुड टेंडेंसी टू फॉर्म एलोय ड्यू टू ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। जो एलोय होता है उनका सिमिलर साइज होने की वजह से, जो मेटल जो होती है, सॉरी,
मेटल जो होती है उनका साइज़ जो है काफ़ी सिमिलर देखने को हमें मिलता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता साइज़ में। इस वजह से ये आपस में मिलकर एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाती है, जिसे हम एलॉय फ़ॉर्म कहा जाता है। कुछ एलॉय जो है आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, जो कि हमें डायरेक्टली याद रखनी है, जैसे कि ब्रेस जो कि कॉपर और जिंक से मिलकर बना है, ब्रोंज जो कि कॉपर और एसएन से मिलकर बना है। वहीं बात करें स्टील की, तो वो Fe प्लस मैग्नीज प्लस निकल एंड कार्बन से मिलकर बनी है, और एक कार्बन जो होता है यही इन सभी में नॉन मेटल एलिमेंट है, ये नॉन मेटल एलिमेंट है। बात करें एल्यूमिनियम, तो ये एल्यूमिनियम निकल एंड कोबाल्ट से मिलकर बना है। जर्मन सिल्वर निकल जिंक और कॉपर से मिलकर बना है। वहीं बात करें अमलगम की, जो कि मरकरी प्लस मेटल से मिलकर बना है, लेकिन वो मेटल कौन सी नहीं होनी चाहिए, FeCO Ni और Pt वाली मेटल नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक सब क्लियर है? अरे सब क्लियर है यहाँ तक? तो एक बार कमेंट करके बताइए सब सही चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है बेटा? एक तरह से मेटल जो है वो क्रिस्टल लेटिस का निर्माण करती है। क्रिस्टल लेटिस से आप समझे, जैसे कि जो एटम के मेटल के एटम है वो बहुत पास पास होते हैं, इस वजह से उनमें जो एटम में अरेंजमेंट है वो काफी अच्छा देखने को मिलता है, जैसे कि ये सामने दिख रहा होगा आपको, इस तरह से अरेंजमेंट देखने को हमें मिलता है। मेटल में हमें इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। जो मेटल है उनके एटम क्या होते हैं, पास पास होते हैं, इस वजह से मेटल के एटम पास पास होने की वजह से एक क्रिस्टल लैटिस का निर्माण करता है, जो कि 7 तरह की ज्योमेट्री को रखता है, जैसे कि क्यूब बोल लीजिए, या फिर बोल लीजिए मोनोक्लिनिक ज्योमेट्री। तो इस तरह की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो यहाँ पर मेटल पास पास होने की वजह से क्रिस्टल लैटिस का निर्माण करते हैं, जिनमें आपको दिख रहा होगा जब मेटल एटम पास पास आ रहे हैं तो बीच में वर्ड्स भी बन रहे हैं। देखिए बीच में वर्ड्स भी देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को मिल रहा है? वर्ड्स। वर्ड्स क्या होता है? जब मेटल एटम पास में आए तो जो बीच में खाली स्पेस हमें देखने को मिल रहा है उसे हम वर्ड कहा जाता है। और वर्ड्स में कौन आ जाता है? वर्ड्स में जो स्मॉल एटम एलिमेंट होते हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये आके यहाँ पर फँस जाते हैं, यहाँ पर वो निकल नहीं पाते हैं, इसमें वो अच्छी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं, तो वो एक तरह से क्या बना लेते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का निर्माण करते हैं। क्या आपको समझ में आ गया क्या होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड? तो यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट हैव वेरी गुड टेंडेंसी टू फॉर्म interstitial compound, and small element like boron, carbon, nitrogen, hydrogen occupy voids in metallic lattice of d block element। ये d block element जो भी एटम है वो आपस में एक लैटिस बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, और उसमें कौन आ जाता है? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जो स्मॉल एलिमेंट होते हैं वो उनके वर्ड्स में आकर ऑक्यूपाइड, जो वर्ड्स की जगह है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इससे क्या क्या फायदा होता है ये हम देखने वाले हैं। देखिए इससे क्या क्या फायदा होता है। अब यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर इस वजह से जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन, हार्डनेस, ये सभी की सभी क्या है, बढ़ जाती है। देखिए बॉन्डिंग अच्छी होगी तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है हमारा। अब यहाँ पर एक लैटिस, क्रिस्टल लैटिस बनता है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हार्डनेस बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है, डेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो ये सभी की सभी जो प्रॉपर्टीज है जो कि मेटल पे डिपेंड होती है, मेटल के एलिमेंट पे डिपेंड होती है, ये सभी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
यहाँ पर रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, मतलब ये इनर्ट की तरह रिएक्ट करने लग जाती है। दे में शो नॉन स्टैकोमेट्रिक फॉर्मूला लाइक पीएच 1.3 etc। यहाँ पर हमें स्टैकोमेट्रिक जो कोफिशिएंट होते हैं या फॉर्मूले होते हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं, जिसमें कि जो कोफिशिएंट होते हैं वो होल नंबर में होते हैं, वो हमें यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है नॉन स्टैकोमेट्रिक फॉर्मूला। जैसे कि टी एच ये होता है 1.3, तो ये हो जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है नॉन स्टैकोमेट्रिक फॉर्मूला। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना इज अ मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना इज अ मेल्टिंग पॉइंट। जो अब इसे समझते हैं बेटा। यहाँ पे लिखा है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के। कैसे होता है देखिए, जित कोई भी मेटल है उसमें जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे क्या उतना ही वो बॉन्ड बना रहा होगा क्या? तो यहाँ पर जब जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा बॉन्ड, उतने ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो क्या वो इजिली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएंगे? अब इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी होगी, तो जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी ज्यादा एनर्जी, तो क्या मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा क्या? क्या मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा क्या? तो हम बोल सकते हैं क्या कि मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोपोर्शनल टू मेटल मेटल बॉन्ड। मेटल मेटल बॉन्ड, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ने से मेटल और मेटल के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ने लगता है। जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा होगा, आई थिंक थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है यहाँ तक। देखिए, बात करें सबसे पहले दिया हुआ है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। जैसे कि हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है इसमें D1 होता है, इसमें 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें हमारे 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। देखिए क्यों हो जाते हैं ये हम बात करने वाले हैं। जैसे कि होता है जब क्रोमियम का इन कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है तो होता है 4s1 3d5। अब यहाँ पे इसका जो पेड इलेक्ट्रॉन था वो भी कहाँ चला जाता है? डी के पास। तो इस वजह से यहाँ पर जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ गए हैं। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है इसमें, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे हाईएस्ट देखने को हमें यहाँ पे मिलता है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो वो किसका होता है? क्रोमियम का। देन अब यहाँ पर जैसे जैसे पेयरिंग बढ़ने लगती है, इसका भी हमारा कितना होता है? 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसकी बात बाद में करेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होने लगेंगे, क्योंकि अब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, पेयरिंग की वजह से नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होने लग जाता है। जैसे कि इसके पास अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा? बताइए, बताइए। 4, इसके पास 3, इसके बाद 2, इसके पास 1, और इसके पास 0। तो देखिए अब जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सर ये मैग्नीज का पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, फिर भी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्यों कम हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो मैंगनीज है वो ट्रिपिकल लैटिस बनाता है। ट्रिपिकल लैटिस स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जिस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ट्रिपिकल लैटिस का निर्माण करता है, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कमेंट करके बता दीजिए बेटा। देखिए अब ये तो जो मेल्टिंग पॉइंट का डायग्राम है वो है हमारा 3D का। अगर मुझसे पूछा जाए बेटा 4D का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सेम इसी तरह का ऊपर भी बना दीजिए। कुछ इसी तरह का हमें 4D का देखने को मिलने वाला है। ये हमारा 4D का हो जाएगा, और इसी तरह से जो 5D का हमें देखने को मिलने वाला है ये, लेकिन यहाँ पे ये डिप नहीं आता है, बस ये इस तरह से चला जाता है। तो ये हमारा 5D में मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलने वाला है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है?
जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम की तरफ जाते हैं तो ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्लियर है? डायग्राम क्लियर है? बढ़े आगे? चलिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक जो है वो इंक्रीज होता है एस ब्लॉक से। बिल्कुल सही बात है। डी ब्लॉक में मेटल मेटल बॉन्डिंग की वजह से और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी एस ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा होती है। जिंक, कैडमियम और मरकरी हैव लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट 3D, 4D और 5D सीरीज के अंदर। बिल्कुल देखिए, अब ये जिंक हो गया, यहाँ पर कहीं CD कैडमियम होगा और यहाँ मरकरी होने वाला है। तो इनकी जो बोल सकते हैं इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे लोएस्ट देखने को हमें मिलता है। वहीं अगर बात करें क्रोमियम, एमओ और टंगस्टन की तो है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर कौन होने वाला क्रोमियम, यहाँ कौन होने वाला एमओ और यहाँ कौन होने वाला डब्ल्यू। तो 3D, 4D और 5D के अंदर सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन्हीं के देखने को मिलने वाले हैं। ग्राफिकल में सब दिख रहा है, ग्राफ अगर बनाना आ जाए तो सभी पॉइंट हमारे क्लियर हो जाते हैं। और ये ट्रिपिकल लेटिस जो कौन बनाता है, एमएन। यहाँ तक क्लियर है। इस वजह से इसका, एक मिनट बेटा, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एकदम से कम हो जाता है उसी सीरीज में। तो यहाँ तक मेल्टिंग पॉइंट तक क्लियर हो तो आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ जाएं बेटा। चलिए। चलिए नेक्स्ट पीडीएफ खोल लेते हैं अपनी। यहाँ तक सबको क्लियर है तो कमेंट करके बता दीजिए एक बार। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा यहाँ तक? चलिए सेकंड पीडीएफ हमारी ओपन हो चुकी है। देखिए, आपको भी पता है जो डी एंड एफ ब्लॉक है वो एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी को पढ़ना है और उसी को ही फॉलो करना है। यहाँ पर बस हम हेल्प कर रहे हैं किसी कॉन्सेप्ट में, जहाँ पर कॉन्सेप्ट लग रहे हैं वहाँ हम बता रहे हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी रट के जानी है। ये ध्यान रखना, आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। तो इसी के साथ बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन या तो ये होता है, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा एच से, जो कि डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट पर। जैसे जब मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है तो डेल्टा एच एटोमाइजेशन भी बढ़ता है। तो यहाँ पर आपको ग्राफिकल अप्रोच देखने को मिल रहा होगा जहाँ पर हाईएस्ट, बस इतना ही याद रखना है, जो हाईएस्ट डेल्टा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो किसका हो जाता है, वेनेडियम का। तो इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब मुझे एक चीज बताइए, जब 3D ग्रेड के अंदर, 3D सीरीज के अंदर हम लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रहे थे तो साइज बढ़ रही थी या कम हो रही थी? 3D सीरीज के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो वहां पर साइज कम हो रही थी या बढ़ रही थी? बताइए जल्दी कमेंट करके। साइज कम हो रही थी। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम हो रही थी। तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या जब वॉल्यूम कम हो रहा होगा तो डेंसिटी डेंसिटी बेटा बढ़ रही होगी। तो ओवरऑल क्या हो रहा होगा? लेफ्ट टू राइट जाने पर डेंसिटी बढ़ रही होगी। क्या बढ़ रही है क्या? साइंस टीचर विनीता त्रिमानी मन फेक हो नहीं क्यों? लेकिन ये क्या हुआ भाई? यहाँ पर क्या हुआ इसको भी समझते हैं। देखिए, जब हम साइज की बात कर रहे थे तो आपने एंड में देखा था कुछ इस तरह से था, थोड़ा ज्यादा ही डिप में बन गया है। कुछ इस तरह से, जहां यहाँ पर कॉपर था और जिंक की साइज एकदम से बढ़ गई थी। जब जिंक की साइज बढ़ गई है, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पर जो कॉपर की डेंसिटी है वो ज्यादा है जिंक से। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है यहाँ तक?
तो पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करने पर डेंसिटी बढ़ने लगती है और लास्ट के जो 2 ग्रुप होते हैं G11 एंड G12 उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो डेंसिटी ऑफ G11 है वो ज़्यादा होती है G12 से। तो इतना याद रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इस टॉपिक में। जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में सभी एलिमेंट में मैक्सिमम डेंसिटी हमें किसकी देखने को मिलती है? आईआर एंड ओएस की। सॉरी बेटा। इसी के साथ अब बात करते हैं कलर ऑफ हाइड्रेटेड आयन ऑफ डी ब्लॉक। किस तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वाटर के साथ कलर देते हैं, तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर क्यों देते हैं। तो ये 2 ट्रांजिशन की वजह से हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट इज डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन कलर क्यों दे रहे हैं, ये किस वजह से दिख रहा है बेटा? डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन क्या होता है? आपने सीएफटी पढ़ा हुआ होगा, पढ़ के आए हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहां पर सीएफटी के अंदर इस तरह का आपने देखा है। ये जो होता है ये T2G होता है, ये Eg होता है। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो अभी T2G सब ऑर्बिटल में है। अब क्या हो रहा होगा जब इसको हम कॉम्प्लेक्स को लाइट में ले जाते हैं, तो ये एनर्जी की वेवलेंथ या एनर्जी या वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाता है? Eg ऑर्बिटल में चला जाता है। और Eg ऑर्बिटल में जाने पर ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो शो करने लगता है। क्या समझे? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अगर T2G ऑर्बिटल में है, तो वो लाइट में ले जाने पर वो उस लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने लगता है और इस वजह से वो कहाँ चला जाता है? वो हाइयर ऑर्बिट में चला जाता है और हाइयर ऑर्बिट में जाने पर वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करने लगता है। तो फर्स्ट जो कलर है वो किस वजह से शो हो रहा है? डी ट्रांजिशन की वजह से। सेकंड कलर शो होता है हमारे चार्ज की वजह से, चार्ज ट्रांजिशन, क्या बोल सकते हैं? चार्ज ट्रांसफर। किसकी वजह से शो होता है? चार्ज ट्रांसफर की वजह से। अब 3 तरह से शो हो सकता है, या तो चार्ज मेटल टू लिगेंड को ट्रांसफर हुआ हो तब, या फिर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हुआ हो तब, या मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हुआ हो तब। यहाँ पर हम 3 तरह से, ये दिख तो रहा है ना आपको? हाँ, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं बेटा। 3 तरह से यहाँ पर चार्ज हमें कलर देखने को मिलता है। उसका कारण है चार्ज ट्रांसफर, जो कि मेटल टू लिगेंड हुआ हो या लिगेंड टू मेटल हुआ हो या मेटल टू मेटल हुआ हो। तो 2 तरीके से हमें 2 पॉइंट होते हैं जिन वजह से हमें चला गया ये। पहले दोबारा देख लेते हैं, समझ तो गए होंगे। 2 ही रीजन होते हैं, या तो फर्स्ट होता है हमारा डी ट्रांजिशन, समझ गए हैं, बस लिखना है डी ट्रांजिशन। और सेकंड रीजन होता है हमारा चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर। 2 रीजन्स की वजह से हमें कलर देखने को मिलता है किसी भी मेटेलिक कंपाउंड में। जैसे कि आपको फर्स्ट दिख रहा होगा टाइटेनियम+3। टाइटेनियम+3 को जब वाटर में डाला जाता है तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेता है, जो कि होता है टाइटेनियम H2O6 3+। तो ये जो होता है ये वायलेट कलर का होता है, वायलेट कलर का होता है। वहीं पे क्रोमियम को जब वाटर में डाला जाएगा तो ये किस तरह का कंपाउंड बना लेगा? CrH2O6 +3। तो ये इस तरह का कंपाउंड जो है वाटर के साथ मिलकर बना लेता है, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो कि वायलेट कलर का होता है। या फिर अगर इसको बोला जाए, ये ग्रीन कलर का भी हमें देखने को मिलता है। इसका कारण कि अगर वो प्योर पोजीशन में है, प्योर सब्सटेंस है, तो वायलेट कलर होगा। वो इम्प्योर है तो ग्रीन कलर में हमें देखने को मिलने वाला है। इसी तरह से बाकी एलिमेंट आपको दिए गए हैं, जो कि वाटर में डालने पर अपना अलग-अलग कलर शो करते हैं। जैसे कि Fe+2 जो कि ग्रीन कलर शो करता है, Fe+3 जो कि येलो कलर शो करता है, CO+2 जो कि पिंक कलर शो करता है और Na+2 जो कि ग्रीन कलर में शो करता है। इसी तरह से आगे देखते हैं। यहाँ पर Cu+2 जो कि ब्लू कलर हमें देखने को मिलता है और
+2 जो कि कलरलेस होता है। अब इसका कारण क्या होता है, जो डी डी ट्रांजिशन है उसमें D0 एंड D10 जो होता है फुलफिल होता है, या फिर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इस वजह से ये कलरलेस होते हैं। ये कलरलेस होते हैं। और वहीं अगर बात करी जाए D1 से लेकर D9 की, वो कलरफुल होते हैं, कलर्ड होते हैं, मतलब वो कलर्ड होते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी D0 D10 वाले भी कलर शो कर देते हैं, और उसका कारण क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर। वो डी ट्रांजिशन नहीं होता, वो चार्ज ट्रांसफर होता है। अभी तक जो बताया था ये इसकी वजह से है, डी ट्रांजिशन की वजह से, डी ट्रांजिशन। लेकिन अगर D0 D10 भी कलर शो कर दे तो वो किसकी वजह से होगा, चार्ज ट्रांसफर की वजह से हमें कलर देखने को मिलने वाला है। इसी को थोड़ा सा बताया हुआ है। D0 D10 जो होते हैं वो किसी भी कलर का शो नहीं करते हैं, इसलिए क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। वहीं अगर बात करें D1 और D9, ये ब्लू कलर शो करते हैं। D2 D9 जो होता है, D2 और D8 जो होंगे वो ग्रीन कलर को शो करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अरे यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बता देना, कमेंट कर देना बेटा। इसी तरह बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले तो ये बताइए मुझे, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, पहले ये तो पता होना चाहिए। आप पढ़ के आए हैं रेडॉक्स में, आप पढ़ के आए हैं क्या? अगर बात करी जाए ऑक्सीडेशन रिडक्शन की तो देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन, जहां पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उस प्रोसेस को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। या हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है तो उसे भी क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। वहीं रिडक्शन की बात करी जाए, रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है, जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन कहा जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही हो उसे रिडक्शन कहा जाता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर की अगर बात करी जाए तो इसका मतलब होता है सामने वाले का क्या कर दे, ऑक्सीडेशन कर दे और खुद का रिडक्शन कर दे। ये ऐसे बोल सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहा जाता है वो एलिमेंट जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर दे और खुद का रिडक्शन कर दे, उन्हें ऑक्सीडेशन पावर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। उसी तरह से बात करी जाए रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट की, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की, जो सामने वाले का रिडक्शन कर दे और खुद का ऑक्सीडेशन कर दे। जो एलिमेंट सामने वाले का रिडक्शन कर दे और खुद का ऑक्सीडेशन कर दे उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर। उस एलिमेंट की रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? अरे भाई, टॉपिक से हट के कुछ चीज बताई है, क्लियर है? तो आ जाए वापस टॉपिक पे। तो फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट आपको दिख रहा हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ये हम बता चुके हैं आपको। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, अभी आपने देखा। अब हम बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उसमें NS एंड N-1D जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, उनकी एनर्जी सेम होती है, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वहां पर जो जिंक और स्कैंडियम है, जो कि 21 एल नंबर, ये तो 30 नंबर का एलिमेंट है और ये 21 नंबर का एलिमेंट है। ये 21 नंबर के जो एलिमेंट होते हैं ये दोनों के दोनों सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जिंक और स्कैंडियम क्या करता है, सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वहीं पर अगर बात करी जाए अदर एलिमेंट की, तो अदर एलिमेंट जो है वो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगर आपसे पूछे सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है बेटा, तो स्कैंडियम और
जिंक। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है नंबर में भी और हाईएस्ट भी, तो वो कौन करता है, मैंगनीज। मैंगनीज जो है वो हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, दोनों चीजों में जीत जाता है। तो मैंगनीज की बात कर ले। इसी तरह इसी के साथ मैंने एक टेबल बनाई हुई है आपके लिए, जहां पर सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट को मैंने यहाँ बताया है। सब सही चल रहा है, एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल साथ जुड़े रहिए। ठीक है, सब सही है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए, तो यहाँ पर आपको थ्री डी सीरीज के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रही होगी, जहां पर जैसा कि अभी हमने बोला, जो स्कैंडियम है वो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और जो जिंक है वो भी सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जो कि +2 होती है। इसी के साथ जो मैंगनीज है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करता है। तो देखिए इसके बाद कितनी है, 6 ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिल जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम बात करें, पेन चेंज कर लेते हैं, किसी भी किसी भी एलिमेंट की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखिए स्कैंडियम वाली जो लाइन है, +3 +4 +5 +6 और +7, जो कि स्कैंडियम का +3 हो गया, टाइटेनियम का +4 हो गया, वेनेडियम का +5 हो गया, क्रोमियम का +6 हो गया, मैग्नीशियम का +7 हो गया। ये एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इन एलिमेंट का। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर D0 होता है, जो कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है, जो कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं सभी एलिमेंट। इस वजह से ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इन एलिमेंट की। वहीं अगर बात करी जाए बेटा इन Fe+2, Mn+2 और Fe+3, ये वाली ये किसको शो कर रही है, ये D5 को शो कर रही है, जो कि हाफ फील्ड होता है। इस वजह से जो कि हाफ फील्ड होता है, इस वजह से ये क्या हो जाता है, हाफ फील्ड होने की वजह से ये स्टेबल हो जाता है। इसी तरह से बात करी जाए D10 वाले, तो जिंक जो है +2 वाला, या फिर कॉपर +1 वाला, ये सभी के सभी क्या शो करते हैं, D10 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये आपको टेबल समझ में आ चुकी होगी। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं, टेबल आपको समझ में आ चुकी होगी बेटा। अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर इसमें दो तरह से हम बात करने वाले हैं, फर्स्ट है हमारा बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और सेकंड होगा हमारा बेसिक ऑफ एसआरपी वैल्यू। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए, जो आयन विद D0, D5, D10 एंड D3 जो होते हैं, D50, D5, D10, D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। अभी हमने बताया भी है आपको किस तरह से। और जो D0 है वो एक तरह से इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा होता है, इसलिए स्टेबल होता है। D5 वाला जो होता है वो हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। D10 जो होता है वो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इस वजह से ये स्टेबल होता है। वहीं D3 की अगर बात करी जाए, तो हम बात करते हैं T2G। T2G के अंदर जो लोअर एनर्जी सब ऑर्बिटल होते हैं, उनमें 3 इलेक्ट्रॉन बने हैं, तो ये हाफ फील्ड T2G ऑर्बिटल ऑर्बिटल होने की वजह से ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखने को हमें मिलता है। यहाँ 2 पॉइंट है, जो दोनों पॉइंट आपको रटे हुए होने चाहिए, याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम डाउन द ग्रुप बात करते हैं, कहाँ बात करते हैं बेटा, डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आने पर जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। डाउन द ग्रुप आने पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। वहीं बात करें लेफ्ट टू राइट जाने पर जो हमारा स्टेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज होने लगती है। इसी के साथ एग्जांपल दिया हुआ है, जो कि हमें यहाँ पे ट्राई करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, दिख रहा होगा आपको अब। ठीक है, तो यहाँ पर ये Cr है, ये अरे Mn नहीं है भाई, ये ऑपरेटर्स आप क्या करते हो, ये हमारा कंपाउंड है MO,
हो गया MO, एक मिनट रुकिए, MOO4 माइनस, यही, अरे ये भी, ये हमारा कंपाउंड है LuO4-2। ऑपरेटर साहब क्या करते हैं आप? तो यहाँ पर ये अगर हम बात करें तो क्या हुआ है? हम्म, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो एलिमेंट है ये किसका हो जाएगा? 3D। ये एलिमेंट हो जाता है हमारा 4D, और ये एलिमेंट हो जाता है हमारा 5D। तो ये तो पता चल गया हमें, हम किस में चल रहे हैं, हम चल रहे हैं डाउन द ग्रुप बात कर रहे हैं। तो डाउन द ग्रुप जाने पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो वाला स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो स्टेबिलिटी बढ़ती है तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा CrO4-2, तो प्लस -8 में से +2, तो ये हो जाएगा हमारा +6, और ये भी हो जाता है हमारा +6, यहाँ पर 2 आएगा, और ये भी हमारा हो जाएगा +6। तो तीनों में ये ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो हमें बोला है डाउन द ग्रुप जाने पर स्टेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। तो स्टेबिलिटी बढ़ किसकी ज्यादा होगी? 5D एलिमेंट की, फिर 4D, फिर 3D। वहीं पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखा जाएगा तो किसका ज्यादा होगा? क्रोमियम O4-2 का। क्यों होगा भैया? सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर देगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ही सामने वाले का कर देगा, तो इसी और खुद का रिडक्शन कर लेगा, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है भाई। और के कंपेयर में जो +6 ऑक्सीडेशन नंबर है इसका, वो स्टेबल नहीं है। तो ये क्या चाहेगा? अपना ऑक्सीडेशन नंबर कम करना चाहेगा, तो खुद का क्या करेगा? रिडक्शन, सामने वाले का ऑक्सीडेशन। तो इस वजह से इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें नीचे सेकंड क्वेश्चन में हुआ ये। सब ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो ये है वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीशियम। बात कर रहे हैं किस में चल रहे हैं हम? पीरियड में चल रहे हैं। और पीरियड में चलने पर देखिए जरा ऊपर क्या लिखा हुआ था, स्टेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाता है लेफ्ट टू राइट जाने पर। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका होने वाला है भैया? इनका होने वाला है भैया, इनका होने वाला है, वेनेडियम, क्रोमियम एंड मैग्नीज का। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग नेचर अगर देखा जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जो कम स्टेबल होगा वो क्या चाहेगा? अपना रिडक्शन करना चाहेगा, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसका अपोजिट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ। कुछ कंपाउंड दिए गए हैं जिनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं ये किस कॉन्फ़िगरेशन में अभी है। तो Ti+3 की अगर हम बात करेंगे तो ये D1 है, ये D1 में है। और यही बात करें ये D0 में है क्या? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 होने वाला है क्या? तो बताइए, आप ही बताइए स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी होगी? Ti+3 की या Ti+4 की? अरे D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इसकी ही ज़्यादा होने वाली है ना भाई। अरे इसकी ही ज़्यादा होने वाली है। अगला वाला बताइए, बताइए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या देखने को मिलने वाला है? क्या D4 देखने को मिलने वाला है क्या? क्या इसका D3 देखने को मिलने वाला है क्या? और D3 वाला भी पढ़ा था, D0, D3, D10 और D5 वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होते हैं, हाँ या ना? ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगला बताइए, ये D5 है। क्या ये D5 है? अरे क्या ये D4 है?
अरे क्या ये D4 है तो D5 ज्यादा स्टेबल होगा या D4? अरे D5 होगा ना भाई, D5 होगा। इसी तरह से आगे देखिए Fe+2 और Fe+3, बताइए क्या ये D6 है या क्या ये D6 है? ये क्या है? ये D5 है। ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए था? ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए था बेटा? Fe+3, लेकिन यहाँ पे Fe+2 ज्यादा स्टेबल हो जाता है बिकॉज SRP वैल्यू, बिकॉज ऑफ SRP वैल्यू की वजह से। ये याद रखना है, एक्सेप्शन। अरे एक्सेप्शन भाई, एक्सेप्शन आने लग गए हैं, याद रखने हैं। ये Fe+2 जो है Fe+3 से ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि SRP वैल्यू की वजह से ये स्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। वहीं बात करें Cu+1 और Cu+2 की, Cu+1 और Cu+2 की, तो ये होता है हमारा D10 और ये होता है हमारा D9। हाँ या ना? हाँ या ना? लेकिन फिर भी कौन ज्यादा स्टेबल होगा? D9 वाला। अरे बताइए क्यों, क्यों स्टेबल होगा जबकि D10 होना चाहिए? सर आपने बोला है। हाँ बोला है हमने, लेकिन यहाँ पर फिर भी D9 है ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी, ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी। जो D9 होता है, Cu+2 होता है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा होती है, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। लेग कर रहा है बेटा ये थोड़ा सा, तो हम काम चला लेते हैं फिर भी। सब सही चल रहा है, देख लेते हैं। बिल्कुल सब सही चल रहा है, चल रहा है भाई, बढ़िया चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सब क्लियर है? दो एक्सेप्शन आपको देखने को मिले हैं जो याद रखने हैं। इसी के साथ आगे बढ़ने पर कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट है जो स्टेबल होती है F-O-2 से। क्यों? क्योंकि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो स्टेबल होती है F- और ऑक्सीजन और फ्लोरीन से। जैसे कि आपको दिख रहा होगा Ti+4, Ti+4 जो होती है, जो Ti की मैक्सिमम या बोल सकते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4, जिसमें D 0 में चला जाता है। तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये को कौन ज्यादा स्टेबल बना रहा हुआ है? F वाला और ऑक्सीजन। TiF4 जो है स्टेबल होने के लिए किससे जुड़ जाता है? फ्लोरीन और ऑक्सीजन से। उसी तरह से वेनेडियम जो है वो V5 और V2O5 बना लेता है। क्रोमियम+3 जो कि इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो क्रोमियम F6, क्रोमियम O4-2 और Cr2O7-2 बना लेता है, Cr2O7-2 बना लेता है। लेकिन यहाँ पर जो MnF5 है वो नहीं बन पाता है। यहाँ पर MnF5 जो है वो नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन मैग्नीज के आसपास 5 फ्लोरीन लग चुके हैं। अब वो क्या है, उनमें स्टेरिक रिपल्शन चालू हो जाता है। क्या होने लग जाता है? स्टेरिक रिपल्शन। स्टेरिक रिपल्शन की वजह से MnF5 नहीं बनता है, जबकि ये सभी के सभी स्टेबल होते हैं, सभी के सभी स्टेबल होते हैं। इसी तरह से अगर बात करी जाए CuS2 जो कि हेलोजन कंपाउंड है, जो क्रोम जो अपना Cu कंपाउंड है वो हेलोजन के साथ मिलकर स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। CuF2 बनाता है, CuCl2 बनाता है, CuBr2 बनाता है। लेकिन CuI2 जो होता है जब ये बनता है तो यहाँ पर ये Cu+2 से +1 में चला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। अरे रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर जो Cu+2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और I- और Cn- रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करके स्टेबिलिटी को गेन करते हैं और I2 गैस बाहर निकल जाती है। जो CuI2 है, जिसके अंदर Cu जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, I का क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन कर देता है। तो ये -1 से 0 और -1 में चला जाता है, 0 और -1 में चला जाता है, और I2 गैस बाहर निकल जाती है। जो इस वजह से
यहाँ पे Cu+1 ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। यहीं पे अगर बात करी जाए CuCN2 की, तो यहाँ भी जो Cu+2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। Cn क्या-क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है और Cn2 बना के बाहर निकाल देता है। क्लियर है? अरे क्लियर है भाई? क्लियर है सबको? अरे कमेंट करके बता दो यार। नेक्स्ट आने वाला है, कमेंट करके बता दो जल्दी। क्लियर है सबको? तो बात करने वाले ऑन द बेसिक ऑफ एसआरपी। एसआरपी के बेसिस पे अब हम बात करने वाले। सबसे पहले हमने बात करी थी ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे, स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे अब हम बात करने वाले हैं एसआरपी के बेसिस पे। जब हम एसआरपी बेसिस पे बात करेंगे तो आपको एक सामने डायग्राम दिख रहा होगा, याद है किसका है? बोन एबर साइकिल। बोन एबर साइकिल, जहाँ पे जो मेटल सॉलिड है वो सब्लिमेशन एनर्जी लेकर किस में चेंज हो जाता है? मेटल गैस में। अब ये क्यों होता है? क्योंकि किसी भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी नहीं होता, उसके गैसेस एटम में से निकालना ज्यादा इजी होता है। इलेक्ट्रॉन निकालना आइसोलेटेड गैसेस एटम में से ज्यादा इजी होता है। सॉलिड पोजीशन में उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जाता है, इसलिए इसको पहले किस में चेंज कर रहे हैं? मेटल गैस में। मेटल गैस में करने के बाद इसमें से क्या निकाल रहे हैं भैया? इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी होती है, जिसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। जिसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और जब मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो वो बन चुका है M+, जो कि एक गैसेस आयन है। अब उसको वापस हम क्या कर रहे हैं? उसका हाइड्रेशन कर रहे हैं। हाइड्रेशन करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं हम डेल्टा H हाइड्रेशन या हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये यहाँ पर रिलीज होती है, बाकी की सभी की सभी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। देखिए नीचे जो टोटल एनर्जी होगा सॉलिड से एक्वस में चेंज करने के लिए, वो डेल्टा एच जो है वो डेल्टा एच बराबर होगा डेल्टा एच एटोमाइजेशन बोल लीजिए या डेल्टा एच सब्लिमेशन बोल लीजिए, दोनों बात एक ही है। दोनों बात एक ही है। प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पर जो एटोमाइजेशन एनर्जी होगी या सब्लिमेशन एनर्जी होगी वो डेल्टा एच पॉजिटिव आने वाला है। ये भी हमारी पॉजिटिव एनर्जी होती है जो कि एब्जॉर्ब होती है, लेकिन डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। रिलीज होने वाली एनर्जी हमेशा नेगेटिव एनर्जी होती है। अरे क्या हो गया इसको? जो कि नेगेटिव वैल्यू होती है। जब ये नेगेटिव वैल्यू होती है तो मुझे एक बात बताइए, जितनी ज्यादा जितनी ज्यादा डेल्टा एच की हाइड्रेशन एनर्जी होगी उतना ही क्या डेल्टा एच जो हमारा डेल्टा एच है वो स्टेबल होगा, उसकी एनर्जी भी नेगेटिव आएगी। नहीं समझे बात को? चलिए दोबारा समझते हैं। देखिए ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा, जितनी ज्यादा ये नेगेटिव वैल्यू देगा क्या डेल्टा एच की वैल्यू उतनी ही कम आएगी। जितनी ज्यादा डेल्टा एच हाइड्रेशन की वैल्यू उतनी ही कम डेल्टा एच की वैल्यू। जब डेल्टा एच की वैल्यू जितनी कम होगी क्या कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा? बिल्कुल सर होगा। तो यहाँ पर देखिए, आगे देखिए। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है। थोड़ा लेट कर रहा है बेटा। यहाँ पर देखिए, तो जितनी ज्यादा डेल्टा एच की वैल्यू होगी, मतलब जितनी कम डेल्टा एच की वैल्यू होगी, क्योंकि हाइड्रोजन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी डेल्टा एच की वैल्यू उतनी ही कम देखने को मिलेगी। और जितना डेल्टा एच की वैल्यू कम होगी M+ आराम से, भाई कम एनर्जी होगी तो आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा, M+ बना लेगा। हाँ या ना? एनर्जी कम रिक्वायरमेंट होगी तो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, M+ बना लेगा, तो ज्यादा स्टेबल होगा या नहीं होगा? तो क्या मैं बोल सकता हूँ डेल्टा एच की जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू देखने को मिलेगी या कम वैल्यू देखने को मिलेगी, स्टेबिलिटी और M+ भी उतना ही ज्यादा होगा। उतना ही ज्यादा होगा। ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर, देखिए। कब नेगेटिव देखने को मिलेगी? जब डेल्टा हाइड्रेशन एनर्जी इन दोनों से ज्यादा होगी, तब हमें डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव देखने को मिलेगी। अब एक और लाइन में आपको मैं बता देता हूँ। एसआरपी, एसआरपी होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा
जितना कम होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। सामने वाले का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा इज़िली, ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब आगे का समझते हैं। देखिए बहुत ईज़ी होने वाला है। ये याद रख लो, एसआरपी जितनी कम ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज़्यादा, एसआरपी जितनी कम ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज़्यादा। तो कोई भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू यहाँ दी हुई है। सभी के सभी एसआरपी की वैल्यू है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ सबकी वैल्यू हमें दी हुई है। जितनी ज़्यादा माइनस में वैल्यू होगी, जितनी ज़्यादा माइनस में वैल्यू मतलब एसआरपी कम ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन जो मैंगनीज की वैल्यू है एकदम से अपने सीरीज में बढ़ गई है। वहीं अगर बात करें ये बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, लेकिन जिंक की वैल्यू एकदम से कम हो गई है। मैंगनीज और जिंक की वैल्यू एकदम से कम हो गई है। मैंगनीज और जिंक की वैल्यू अपनी सीरीज में एकदम से कम हो गई है। तो मुझे बताइए कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, जेड बढ़ रहा है, जेड बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। देखिए बढ़ रही है आयनाइजेशन एनर्जी। भाई एसआरपी वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन देने देने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। एसआरपी की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम होती होती जाएगी। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रही है। तो ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी तो ई नॉट एम प्लस टू जो कि होता है एसआरपी बिकम मोर पॉजिटिव। जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसआरपी की वैल्यू बढ़ेगी। दिख भी रहा है, डाटाबेस पे दिख भी रहा है आपको। तो mn+2। अब मुझे ये बताइए, ये ज्यादा नेगेटिव वैल्यू क्यों देखने को मिला है? क्यों ज्यादा नेगेटिव वैल्यू देखने को मिला है? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है वो आ जाता है डी फाइव और यहाँ पर आ जाता है हमारा डी टेन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल में बदल रहे हैं। तो यहाँ पे डी5 और डी10 जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए इसकी एसआरपी वैल्यू क्या देखने को मिलती है, मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो वहीं 3D जो एलिमेंट होते हैं, 3D एलिमेंट में मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू किसकी देखने को मिलती है, Cu की। मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू किसकी देखने को मिलती है, Cu की। मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू किसकी देखने को मिलती है, Cu की। इस वजह से Cu+1 ज्यादा स्टेबल होता है Cu+2 से। समझ गए? तो समझ गए। इसी तरह से आगे बात करते हैं। इसी तरह से अब आगे बात करते हैं। देखिए ये हमारी एसआरपी हो जाती है ई नॉट। किसकी होती है, ई नॉट m+3 टू m+2 की एसआरपी। अब देखिए एक और इलेक्ट्रॉन हम निकालने वाले हैं। एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो एनर्जी देखने को मिली वो कुछ इस तरह से जो आपको सामने दिख रही होगी। नेगेटिव वैल्यू देखो, 3 एलिमेंट की नेगेटिव वैल्यू देखने को मिल रही है। नेगेटिव एसआरपी, एसआरपी कम, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। और इनकी जो है ये पॉजिटिव एसआरपी देखने को हमें मिल रही है। पॉजिटिव एसआरपी हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रही है। और m3 टू m+2 जो है मतलब एसआरपी जो है वो बिकम मोर पॉजिटिव, धीरे धीरे पॉजिटिव बढ़ रही है। देखिए 0.57, 0.77, 0.97, तो ये धीरे धीरे बढ़ रही है। 1 आएगा बेटा, 1 है। ऑपरेटर साहब की गलती, कोई नहीं बोलेगा भाई। तो क्रोमियम+3 D3 और Fe+3, देखिए क्रोमियम+3 जो कि होगा D3 और Fe+3 D5। अच्छा ये नहीं है, जीरो ही है बेटा, ये जीरो ही है। अरे सही है, नहीं है किसी की भी गलती, सही है लिखा हुआ है। तो ये क्रोमियम+3 D3, अरे क्रोमियम+3 D3 जिसकी आप में एनर्जी देखिए तो सबसे नेगेटिव वैल्यू जो है वो इसकी देखने को मिल रही है और Fe+3 की देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन D3 और D5 को डिनोट कर रहे हैं। इस वजह से इनकी एनर्जी जो है बाकी आसपास वालों के कंपेयर में हमें कम देखने को मिल रही है। वहीं 3D में अगर देखा जाए तो मोस्ट पॉजिटिव
एसआरपी वैल्यू जो होगी वो कोबाल्ट की हो जाती है, जो कि होती है 1.97। इसी बात को और ज़्यादा समझाने के लिए आगे एक टेबल बनाई हुई है। देखिए, क्या अभी हमने देखा? अरे क्या अभी हमने देखा कि जो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम है, इनकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इनकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। जब इनकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो एसआरपी कम, एसआरपी कम, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, तो सामने वाले क्या करेंगे? रिडक्शन, वो ऑक्सीडेशन, सामने वाले का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन। तो रिडक्शन करने पर जो प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। इस वजह से M+2 से ज्यादा स्टेबल हमारा होता है M+3, और क्या बना लेता है? टाइटेनियम+3। अरे चल जा भाई। वेनेडियम+3 ज्यादा स्टेबल होता है वेनेडियम+2 से, ज्यादा स्टेबल होता है क्रोमियम+3+2 से। समझे क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर इन तीनों की नेगेटिव वैल्यू आ रही है, एसआरपी कम, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी ज्यादा, तो खुद का रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा। रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा तो इजीली M+2 से किस में चेंज हो जाएंगे? M+3 में। और M+3 में इजीली चेंज हो रहे हैं तो ज्यादा स्टेबल क्या हुआ? M+3 हुआ। तो इस वजह से इन तीनों का जो +3 ऑक्सीडेशन नंबर है वो ज्यादा स्टेबल होता है। वहीं अगर इनकी बात करें तो इनका जो एसआरपी की वैल्यू है वो क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है क्या? पॉजिटिव आ रही है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो जाती है, सामने का ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी कम, सामने वाले के ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी कम, तो खुद का रिडक्शन करने की टेंडेंसी भी कम, तो वो M+2 से M+3 में चेंज नहीं हो पाते हैं। टेंडेंसी कम हो गई ना भाई रिडक्शन करने की, नहीं हो पाते हैं, तो इनका M+2 वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो बात करें ज्यादा स्टेबल होता है तो ये Mn+2, Fe+2 एंड CO+2 ज्यादा स्टेबल होते हैं Mn+3, Fe+3 और CO+3 से। +2 ऑक्सीडेशन इनका ज्यादा स्टेबल होता है, इनका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। वहीं अगर बात करें इनकी तो ये क्या होते हैं? गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है M+3, इस वजह से सामने वाले क्या कर देंगे? इजिली रिडक्शन। और ये क्या होते हैं? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? अरे क्लियर है, क्लियर है बेटा? चलिए, क्योंकि यहाँ पर ये M+2 से M+3 में जा ही नहीं पाएंगे, टेंडेंसी नहीं है। तो खुद का रिडक्शन करने की टेंडेंसी कम, दूसरे का ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी ज्यादा, खुद का ऑक्सीडेशन, सॉरी, ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी कम, इस वजह से सामने वाले का क्या कर देंगे? इजीली ऑक्सीडेशन, खुद की तो कम है ना, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। वही बात करते हैं, अब हमारे आने वाले हैं दो कंपाउंड, जो कि डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर ये दो कंपाउंड आपको रटे हुए होने चाहिए। साथ में इनका प्रिपरेशन और इनके रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है वो हमें याद होनी चाहिए, वो हमें याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लेकर आ रहे हैं KMnO4, हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए KMnO4। एक बार यहाँ तक कमेंट करके बता दीजिए सब सही है, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत है? अरे बता दीजिए, सब सही चल रहा है बेटा? तो चलिए बात करते हैं हमारे फर्स्ट कंपाउंड KMnO4 की। KMnO4 की प्रिपरेशन को देख लेते हैं, जो कि एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, जहां पर MnO2 जो कि ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक, जो कि ब्लैक कलर का हमें देखने को मिलता है, और ब्लैक कलर वाला जो ब्लैक कलर होने की वजह से इसका KOH बेसिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, अरे चल क्यों नहीं रहा भाई तू? MnO2, जिसे हम KOH बेसिक स्ट्रॉन्ग मीडियम के साथ O2 के साथ हीट करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? K2MnO4 देखने को मिलता है, K2MnO4 देखने को मिलता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। अब यहाँ पर हम दो तरह से इसका
इसको KMnO4 में चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ये ग्रीन कलर का होता है, उसके बाद हम इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, इसको हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं, या तो O3 से करवा दो या O2 से करवा दो, या फिर इसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, KMnO4 मिल जाता है, जो कि पर्पल कलर का होता है, जो कि पर्पल अरे पर्पल 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 जो कि पर्पल कलर का होता है। वहीं अगर इसको एसिडिक मीडियम में डाला जाए तो एसिडिक मीडियम में डालने पर भी ये MnO4 और Mn+2 में चेंज हो जाता है, जो कि पर्पल कलर का होता है, और ये हमारा ब्लैक कलर का होता है। ये हमारा पर्पल कलर का देखने को हमें मिलता है। ये हो गया हमारा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, जो कि आपको अच्छी तरह से एनसीईआरटी में से भी पढ़ के जाना है, क्योंकि ये पूछ सकता है। वही बात करें स्ट्रक्चर की, भाई क्या बना है, क्या MnO4 बना है, तो मोस्टली क्या बन के आया है, MnO4 माइनस। MnO4 का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, ये Mn डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड O माइनस। इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है। इस वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमें देखने को मिलती है। साथ के ये माइनस चार्ज है बेटा, टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे मैं बात करूँ पी पाई डी पाई बॉन्ड की, पी पाई डी पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई बॉन्ड, ये पी पाई डी पाई बॉन्ड, तो देखिए कितने होंगे, देखिए मैग्नीज जो हो वो डी ब्लॉक से अपना बॉन्डिंग कर रहा हुआ, वहीं ऑक्सीजन जो है पी पी ऑर्बिटल से बॉन्डिंग कर रही होगी। भाई फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, सेकंड जो बनेगा पाई बॉन्ड वो इसके पी ऑर्बिटल और इसके डी ऑर्बिटल के बीच बनने वाला है। तो ये पी पाई डी पाई जो बॉन्ड है, ये एक, ये दो, ये तीन, तो हमें यहाँ पर तीन पी पाई डी पाई बॉन्ड देखने को मिलने वाले हैं। इसी तरह से अगर बात करी जाए कलर की, तो कलर होता है हमारा पर्पल कलर। अब ये रूम टेम्परेचर पे डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक होते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो क्या मैं बोल सकते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है, टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बड़ा शॉर्ट में लिखा है भैया अपन ने, टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को हमें मिल रही है। वहीं बात करी जाए फोर्थ पॉइंट, हमारा है फोर्थ पॉइंट, K2MnO4 डिस्प्रोपोर्शनेट इन एसिडिक और वीक बेसिक या फिर न्यूट्रल मीडियम में, वाइल इट इज स्टेबल ओनली स्ट्रांगली बेसिक मीडियम। देखिए बात करें, जब K2MnO4 को KMnO4 में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, या तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें पहला, या तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें, या फिर बेस ले लें। अब जो बेस होता है वो भी कौन सा होता है, वीक बेस, या हम थर्ड ले लेते हैं न्यूट्रल, या हम थर्ड ले सकते हैं न्यूट्रल, या तो हम एसिडिक सॉल्यूशन एसिडिक में डाल दें, या वीक बेस ले लें, या हम न्यूट्रल मीडियम ले लें, तो वो किस में चेंज हो जाता है, KMnO4 प्लस MnO2 में, KMnO4 प्लस MnO2 में। वहीं अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं बेटा, ये थोड़ा लेग कर रहा है क्योंकि काफी टाइम से चल रहा है ना ये फाइल, लेग करने लगी है, फिर भी धीरे धीरे समझते हैं। तो KMnO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल मीडियम। अब ऐसा क्यों होता है ये समझते हैं। देखिए जब यहाँ पर देखा जाएगा तो यहाँ पर ये Mn जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो चल जा, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो कि इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो कि इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब मुझे ये बताइए आप, अभी ये +7 में है, क्या ये +8 में जा सकता है क्या, क्या ये +8 में जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता है। तो +8 में नहीं जा सकता है, तो इसका क्या ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब +7 से +8 में जा नहीं सकता है तो ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल नहीं है, तो ओनली क्या पॉसिबल है, रिडक्शन।
क्योंकि वो +7 से +6 में, 5 में, 4 में जा सकता है, लेकिन 8 में नहीं जा सकता, तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। ओनली क्या पॉसिबल है? रिडक्शन। और जो खुद का रिडक्शन करे और सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर दे, उन्हें क्या बोला जाएगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये भाई खुद का ऑक्सीडेशन कर ही नहीं सकता, ये तो जब भी बैठेगा भाई क्या करेंगे? रिडक्शन करना है। भाई क्या करेंगे? अपना रिडक्शन करना है, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करना है। तो KMnO4 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखने को मिलता है सभी मीडियम में, कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पर ये खुद का ऑक्सीडेशन कर ही नहीं सकता है, ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ एक और चीज देख लेते हैं जो KMnO4 है। KMnO4 मतलब हम बोल सकते हैं Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट। Mn+7 है, वहां पर अगर इसको एसिडिक मीडियम में डाला जाता है, एसिडिक मीडियम, तो ये किस में चेंज हो जाता है बेटा? Mn+2 में। ये Mn+2 में चेंज हो जाता है, जहां पर इसका एन फैक्टर होता है 5। वहीं अगर बात करी जाए बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम या फिर न्यूट्रल, ये वीक बेस होता है। अगर बेसिक मीडियम बोल रहे हैं तो हम मान के चल रहे हैं वीक बेस या न्यूट्रल मीडियम में, या फिर न्यूट्रल मीडियम में, ये किस में चेंज हो जाता है? Mn+4 में। Mn+4 में। वहीं अगर इसको स्ट्रॉन्ग बेस में डाल दिया जाए, स्ट्रॉन्ग बेस में डाल दिया जाता है, तो ये चेंज हो जाता है Mn+6 में। Mn+6 में, ये याद रखना है, और ये बाकी रेडॉक्स में भी हमें बताया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपको दिख रहा होगा एक टेबल दी गई है, देखिए, जिसमें बोला है एसिडिफाइड KMnO4 जो कि अभी +7 में है, और +7 में है, +7 में है, और किस में है? एसिड में डाला है, तो खुद किस में चेंज होएगा? अभी बताया है, खुद किस में चेंज होगा? +2 में। +2 में मतलब खुद का क्या कर रहा है? खुद क्या क्या कर रहा है? रिडक्शन। सामने वाले का क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ H2S जो कि अपनी -2 में है, इसका ऑक्सीडेशन करके किस में चेंज कर दिया है? 0 में। इसी तरह ये -4 में है, ये भी -4 में है, तो ये भी +4 में, सॉरी, ये भी +4 में, +4 से किस में लेकर आ गए? +6 में। क्या कर दिया है? ऑक्सीडेशन। इसी तरह से नाइट्रोजन का भी ऑक्सीडेशन करा है, Fe+2 से +3 में चला गया है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। Cl -1 से 0 में चला गया है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। Br -1 से 0 में चला गया है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। -1 से I2 0 में चला गया है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी तरह से यहाँ जो कार्बन है वो भी +4 से यहाँ पर +3 से, यहाँ +3 में होता है बेटा, +3 से +4 में चला गया है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इन सभी केस में किस तरह से ये ऑक्सीडेशन करते हैं और क्या प्रोडक्ट बनाते हैं वो सामने लिखा हुआ है। वहीं अगला हम ले रहे हैं न्यूट्रल या वीक एल्कलाइन। जब भी न्यूट्रल या वीक एल्कलाइन होगा तो हमें पता है ये +7 से किस में चला जाता है? अरे ये +7 से +4 में चला जाता है, ये +7 से +4 में चला जाता है। तो उस केस में जो Br-1 है, Br-1, -1 किस में चेंज हो जाता है? Br-1 हो जाता है +5 में। क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया है। -1 से किस में आ गया है? +5 में। इसी तरह ये -1 से ये भी +5 में आ जाता है, I भी +5 में आ जाता है। H2O3 -2 में जो सल्फर है उसका भी ऑक्सीडेशन होकर किस क्या बना लेता है? सल्फर O4 -2, जो कि यहाँ पर +6 में होता है, ये +6 में होता है। वहीं Mn+2 से ये Mn+4 बना लेता है, ये Mn+2 से Mn+4 में चला जाता है। तो इस तरह से जो वीक एल्कलाइन में या न्यूट्रल मीडियम होता है वहां पर MnO4 +7 से +4 में चला जाता है। इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट कंपाउंड हम लेने वाले हैं K2Cr2O7, जो कि हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है K2Cr2O7। खुल जा भाई अगली फाइल, खुल जाओ, अगली फाइल खुल जा। चलिए थर्ड फाइल की बात करते हैं, थर्ड फाइल की बात करते हैं। थर्ड फाइल के अंदर हम देखने वाले हैं K2Cr2O7। अब हम देखने वाले हैं K2Cr2O7।
अब हम देखने वाले हैं K2Cr2O7 आपको दिख रहा है, सब सही चल रहा है बेटा? सबको दिख रहा है बराबर? कोई दिक्कत? कमेंट करके बता दीजिए अगर कोई दिक्कत आ रही है तो स्टार्ट करते हैं K2Cr2O7। K2Cr2O7 की सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन में चला गया। जो FeCr2O7 है, FeCr2O7 है, उसको बेसिक, मीडियम और O2 के साथ गर्म करने पर हमें मिलता है Na2CrO4 जो कि येलो कलर का होता है, और उसे एसिडिक मीडियम में डालने पर वो ऑरेंज कलर में चेंज हो जाता है, जो कि होता है Na2Cr2O7 में चेंज हो जाता है। वहीं पर स्ट्रॉन्ग सोल्ट डालने पर वो बना लेता है K2Cr2O7। K2Cr2O7 जो कि ऑरेंज कलर का होता है। बिल्कुल इजीली प्रिपरेशन है इसकी। FeCr2O4 को NaOH बेसिक, मीडियम और O2 के साथ गर्म करने पर वो किस में चेंज हो जाता है? Na2CrO4 में, जो कि येलो कलर का होता है, और उसी में एसिड डालने पर वो चेंज हो जाता है Na2Cr2O7 में, जो कि ऑरेंज कलर का होता है। और जब उसमें स्ट्रॉन्ग साल्ट को डाला जाता है, जो कि एक KCl, वो चेंज हो जाता है K2Cr2O7 में, जिसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इस तरह का देखने को मिलता है, जो कि होगा Cr2O7-2। इस तरह का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलने वाला है बेटा। इसका 2 Cr है, दोनों Cr को हमने लिख दिया है। ये ऑक्सीजन, इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, जिसमें जिसमें अगर बात करी जाए हाइब्रिडाइजेशन की, तो ये होगा sp3 हाइब्रिडाइज, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3, जो कि होता है टेट्राहेड्रल, और इसके अंदर अगर पूछा जाए कि आपसे पी पाई डी पाई बॉन्ड बताइए, तो अभी आपको मैंने देखने का तरीका बताया था। पी पाई डी पाई बॉन्ड क्या होंगे, कितने होंगे? अरे भैया 1 2 3 4, 4 पी पाई डी पाई बॉन्ड देखने को मिलने वाले हैं। 4 पी पाई डी पाई बॉन्ड देखने को हमें स्ट्रक्चर में मिलने वाले हैं। तो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है जो हम याद रखेंगे, उसी की उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये एक तरह से पीएच डिपेंडेंट कन्वर्जेशन होता है, क्योंकि अगर CrO4-2 में एसिड डाला जाता है तो Cr2O7-2 में चेंज हो जाता है। अगर pH 7 से कम है तो किस में चेंज हो जाएगा? वापस Cr2O4-2 में। और pH 7 से ज्यादा है तो वापस किस में चेंज हो जाता है? Cr2O4-2 में। तो यहाँ पर pH पर डिपेंडेंट कन्वर्जन हमें देखने को मिलता है, जो कि येलो और ऑरेंज कलर का होता है। दोबारा समझा देते हैं, CrO4-2 की, जो कि येलो कलर का होता है, अगर pH 7 से ज्यादा हो जाती है तो किस में चेंज हो जाता है? Cr2O7-2 में चेंज हो जाता है, जो कि ऑरेंज कलर का होता है। और जैसे ही pH 7 से कम होगी, किस में चेंज हो जाएगा? Cr2O4-2 में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? वहाँ इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ Cr2O7-2, O7-2, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है यहाँ पर +6। यहाँ पर हमें इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलता है, जो कि होता है +6। अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है तो अभी आपको बताया है, खुद का ऑक्सीडेशन अब नहीं हो सकता, ओनली क्या हो सकता है? रिडक्शन। तो सामने वाले क्या कर देंगे? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। वहीं अब बात करें एसिड, अब यहाँ पर जब इसमें एसिड में डाला जाता है तो ये +6 से इसमें चेंज हो जाता है बेटा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाता है। तो खुद का क्या कर रहा है? रिडक्शन। सामने वाले का ऑक्सीडेशन निपटा दो। ऑक्सीडेशन निपटा दो। आपने देखा हुआ है ये किस में है अभी? -2 में। किसमें आ गया? 0 में ऑक्सीडेशन हो गया। किसमें है बताइए? बताइए। +4 में। किसमें आ गया? +6 में। +4 से +6 में आ गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरह से NO2 माइनस जो है वो NO3 माइनस में आ गया। कितने में से? अरे +3 में से +5 में आ गया भाई। अब सब बताएं, आप भी तो करो। तो ये +3 से +5 में आ चुका है। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी तरह से SO3-2 से SO4-2 में आ गया है। SN+2 से +4 में आ चुका है, ऑक्सीडेशन हुआ है। +2 से +3 में Fe आ चुका है, ऑक्सीडेशन हुआ है। Br-1 से
जीरो में आ चुका है, ऑक्सीडेशन हुआ है -1 से I2, I माइनस I2 में आ चुका है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इसी तरह से C2H5OH का ऑक्सीडेशन होके क्या बना लिया है, CH3COOH बना लिया है। और जो Cr था, K2Cr2O7 में Cr था, वो खुद का क्या करा है, रिडक्शन करा है। कहाँ से, +6 के किस में आ गया है, +3 में आ चुका है। अरे क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। तो कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है वो भी देख लेते हैं, इसी के साथ इसका समापन कर देंगे। अब देखिए आगे, Na2Cr2O7 is used to in titration because it is hygroscopic, but K2Cr2O7 is used। NO2Cr2O7 का टाइट्रेशन में यूज नहीं होता है, किसका होता है, K2Cr2O7 का, क्योंकि ये हाइड्रोस्कोपिक होते हैं। हीटिंग इफेक्ट, जब भी KMnO4 को गर्म करा जाता है, हीट इफेक्ट देखने वाला है दोनों के लिए। दोनों के लिए जब भी KMnO4 को गर्म करा जाता है, किसमें चेंज हो जाता है, K2MnO4 में चेंज हो जाता है, और साथ में MnO2 प्लस O2 गैस को निकाल देता है। इसी तरह से K2Cr2O7 को जब भी गर्म करा जाता है, K2Cr2O7 को जब भी गर्म करा जाता है, तो वो K2CrO4 में चेंज हो जाता है, और साथ में Cr2O3 भी हमें देखने को मिलता है, और O2 गैस जो है वो बाहर लिबरेट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट की, जहाँ पे जो क्लोरीन है जो कि सोल्यूबल होता है, उसको K2Cr2O7 सॉल्यूशन के अंदर डालकर उसमें फ्यू ड्रॉप जो है कंसंट्रेटेड H2SO4 की डाली जाती है। कंसंट्रेटेड जो H2SO4 की फ्यू ड्रॉप डालने पर इसको क्या करा जाता है, हीट करा जाता है। हीट करने पर ये क्रोमियम CrO2Cl2 में चेंज हो जाता है। CrO2Cl2 में चेंज हो जाता है, जो रेड ब्राउन कलर का होता है, जो कि रेड ब्राउन कलर का होता है, जिसमें NOH मिलाने पर ये येलो कलर में चेंज हो जाता है, और उसमें लेड एसिटेट मिलाने पर PbCH3COOH ट्वाइस को मिला दिया जाता है, तो ये येलो पीपीटी बनाकर नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ये येलो पीपीटी बनाकर नीचे सेटल डाउन हो जाता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? कुछ केमिकल रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है, और जो कि एनसीईआरटी में आपको ब्रीफली एक्सप्लेनेशन देखने को मिलने वाला है, वहां से पढ़ के जाना है, वहां से पढ़ के जाना है। आगे बढ़ते हैं। नोट, अरे नोट लग रहा है भाई, नोट लग रहा है। ओनली सोल्यूबल क्लोरीन गिव क्रोमियल क्लोराइड टेस्ट, ओनली जो क्लोरीन है वही क्रोमियल क्लोराइड टेस्ट देता है, क्योंकि जो क्लोरीन होता है वो सोल्यूबल होता है, जबकि Ag+U+U+2 ये कोई भी टेस्ट नहीं देते हैं, ये नहीं देते हैं, क्योंकि ये पीपीटी बना लेते हैं। जैसे ही ये उससे मिलते हैं पीपीटी बना लेते हैं। उसी तरह से बात करें K2Cr2O7 को H2O2 के साथ एसिडिक मीडियम में जब डाला जाता है, तो CrO5 बना लेता है, जो कि ब्लू कलर का होता है, जिसका बटरफ्लाई लाइक लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह का। देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, जहां पर ये दो हमें प्रोक्सी लिंकेज, ये क्या होता है, प्रोक्सी लिंकेज हमें देखने को मिलते हैं। दो तो इसमें प्रोक्सी लिंकेज होते हैं। ये जो होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है डी एस पी थ्री लाइक स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो किस तरह का है, स्क्वायर पिरामिडल है, स्क्वायर बना रहा है। देखिए 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 देखिए, स्क्वायर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर कौन रखा हुआ, ऑक्सीजन रखा हुआ है, तो एक पिरामिडल शेप देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है स्क्वायर पिरामिडल शेप। और ये ओनली एंड ओनली ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं हमारे, उनमें ही उसमें ही स्टेबल होता है। इसी के साथ देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सही है। DsP3 हाइब्रिडाइज होता है, और स्क्वायर पिरामिडल शेप हमें देखने को मिलता है, बता चुके हैं। स्टेबल ओनली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही ओनली स्टेबल होता है। और वहीं बात करें, ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग H2O गिव्स ग्रीन क्रोमियम +3। अगर इसको वाटर में डाला जाता है लंबे टाइम तक, तो ये किस में चेंज हो जाता है, ये अभी किस में है, ये है क्रोमियम +6 में। क्रोमियम +6 में जो किस में चेंज हो जाता है, क्रोमियम +3 में चेंज हो जाता है। यहाँ पर दो प्रोक्सी लिंकेज हमें देखने को मिलते हैं। दोनों बातें क्लियर है? अरे क्लियर है। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमें देखनी है।
कुछ इम्पोर्टेंट सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ KMnO4 KMnO4 की कुछ रिएक्शन है, जैसे कि KMnO4 कैन बी एसिडिफाइड बाय डाइल्यूट H2SO4 ओनली। अब यहाँ पर देखें तो जब भी HCl को KMnO4 के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो Cl2 ये रिएक्शन भी नहीं होती है, नहीं करता है, रिएक्ट नहीं करता है। उसी तरह से अगर हम बात करें HNO3 KMnO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। KMnO4 जो है कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ रिएक्ट करके Mn2O7 बना लेता है, बिल्कुल सही है, जो कि ग्रीन ऑयली ये सेल्फ की तरह सेल्फ कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। यहाँ तक क्लियर है? अरे यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा जो डी ब्लॉक था वो कंप्लीट होता है, और इसी के साथ आपको यहाँ पर डी ब्लॉक के साथ आपको यहाँ पर पूरी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं ब्लॉक की तरफ। हम बढ़ रहे हैं ब्लॉक, ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट छोटा सा के, बस 10 मिनट रुकिए बेटा, छोटा सा के खत्म होने वाला है। ब्लॉक भी खत्म करके चलने हैं। जो ब्लॉक एलिमेंट है, दो तरह के हमें यहाँ पे ब्लॉक सीरीज देखने को मिलती है। दो तरह की हमें ब्लॉक सीरीज देखने को मिलती है, जो कि होती है 4F एंड 5F। 4F एंड 5F। जो 4F होती है वो हमें 6 पीरियड में देखने को मिलती है, 5F हमें 7 पीरियड में देखने को मिलने वाली है। और ये सभी के सभी किस ग्रुप में देखने को मिलते हैं? ग्रुप 3 में देखने को हमें मिलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अरे यहाँ तक क्लियर है? तो इसी तरह से आपको एलिमेंट दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपको एलिमेंट दिख रहे होंगे। एक मिनट में इसको छोटा कर दूं बेटा। देखिए अब ज्यादा अच्छी तरह से दिख पा रहे होंगे, अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। जो कि कौन सी सीरीज है? 4F सीरीज है, जो कि 4F सीरीज है, जो कि ग्रुप 3 में होती है। जिसका पीरियड नंबर क्या होगा? पीरियड नंबर क्या होगा? अरे 6 पीरियड होगा। और ग्रुप क्या होने वाला है? G3। याद रखेंगे यहाँ पर जो लेंथेनम है, ये लेंथेनम है, ये लेंथेनम लेंथेनम लेंथ अरे भाई लेंथेनम जो है यहाँ पर डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। अब यहाँ पर सिमिलर प्रॉपर्टीज की वजह से एफ ब्लॉक के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज रखता है, इसलिए इसको डी ब्लॉक एलिमेंट को एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ रखा जाता है। एक्चुअल में एफ ब्लॉक एलिमेंट कितने ही देखने को मिलते हैं? 14। एफ ब्लॉक एलिमेंट कितने होते हैं? यही लिख लेते हैं इधर साइड में। कितने होते हैं टोटल? 14 एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं, जो कहाँ से कहाँ होते हैं? 58 टू 71 होते हैं। जो 58 टू 71 देखने को हमें मिलते हैं। 57 एलिमेंट जो होता है वो
लेंथेनम वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब बता चुके हैं। 4f सीरीज होती है, रेयर अर्थ एलिमेंट देखने को मिलते हैं सारे, रेयर अर्थ एलिमेंट देखने को मिलते हैं। एटॉमिक नंबर 58 टू 71 होता है, बता दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पहले देख लेते हैं। सब सही दिख रहा है आपको? ये बड़ा करना है, ठीक है, दिख रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है हमारा 6s2 5d021 और 4f 1 टू 14, 1 टू 14 हमें यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। साथ में अगर बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो यहाँ पर 3 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, +2, +3 एंड +4, जिसमें से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो मोर स्टेबल होती है, वो मोर स्टेबल होती है। अब मुझे बताइए, अब ये +2 है, ये +3 है, और ये 3 ही तरह की हमें जो है ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिली है। जिसकी +2 है, जिसकी +2 है वो ओनली एंड ओनली अपना क्या कर सकता है, ओनली क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन। जो ओनली अपना क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन, तो दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन। वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये लिख रहा है कि जरा देखना तो, अरे देखना तो, यही लिख रहा है क्या, +2 वाला जो होता है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि वो सामने वाले का क्या कर देता है, रिडक्शन। सामने वाला क्या कर देता है, रिडक्शन, और खुद का ऑक्सीडेशन +2 से कहाँ चला जाता है, +3 या +4, जहां भी जाना चाहे, लेकिन कम नहीं होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता ही है। वहीं अगर बात करी जाए, देखिए कोई एलिमेंट है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अब ऑक्सीडेशन तो नंबर बढ़ नहीं सकता, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। ओनली क्या कर सकता है, ये अपने ऑक्सीडेशन नंबर को कम कर सकता है, मतलब क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है। जब खुद का रिडक्शन कर सकता है तो सामने वाले का क्या करेगा, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑक्सीडेशन करेगा तो वो क्या होगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वो क्या होगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहाँ तक क्लियर है? अरे यहाँ तक क्लियर है। इसी तरह से रिएक्शन देख लेते हैं। जब भी लेंथेनोड वाले जो होंगे, एलिमेंट होंगे, या बोल सकते हैं 4f सीरीज के जो एलिमेंट होंगे, जब भी OH के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, LnOH3, जैसे कि जो C है वो क्या बना लिया रिएक्ट करके, CeOH3। इस तरह से हमें देखने को मिलने वाला है। तो बेसिक नेचर की, अगर इनके बेसिक नेचर को कंपेयर करें, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक नेचर भी कम होता है और मेटेलिक कैरेक्टर भी कम होता जाता है। क्या ये लिखा हुआ है क्या? अरे यही लिखा हुआ है क्या, लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक नेचर कम होता है और मेटेलिक कैरेक्टर भी कम होता जाता है। ठीक है, अगर साइज की बात करी जाए तो साइज की बात करने पर एटॉमिक साइज, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज भी कम होती है, लेकिन एक केस होता है जिसमें यू की साइज बढ़ जाती है, क्योंकि इसके पास हाफ फील्ड एफ ऑर्बिटल होता है, इसलिए इसकी साइज बढ़ जाती है। एक को याद रखना है, बाकी और में किसी तरह का दिक्कत नहीं है। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होती है। वहीं अगर आयनिक साइज की बात करी जाए तो उसमें भी सेम आपको देखने को मिलेगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनिक साइज भी कम होती जाती है। क्लियर है? कुछ टर्म्स है जो डायरेक्ट याद रखनी है। जो पीएम वाला एलिमेंट है वो क्या होता है, ओनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमें देखने को मिलता है। जीडी एलिमेंट जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक होता है, और एनडी एलिमेंट जो होता है वो मोस्ट पैरामैग्नेटिक एलिमेंट देखने को हमें मिलता है। हेलो हेलो क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है मेटल्स का। तो यहाँ पर अगर एलो की बात करी जाए तो हमें मिक्सचर मेटल जो है वो देखने को मिलती है, जो जिसमें 95% तो लेंथेनोड होता है। लेंथेनोड मतलब लेंथेनोड सीरीज वाला एलिमेंट होता है। अरे 5, ये 4f सीरीज का जो एलिमेंट है वो होता है, समझ गए? 95% तो 4f सीरीज का एलिमेंट होता है, और 5% हमें आयरन देखने को मिलता है। 5% हमें आयरन देखने को मिलता है, जो कि क्या बनाते हैं, मिक्स मेटल। इसी के साथ अगर कलर की बात करी जाए तो हमें पता है, अगर ट्रांजिशन होगा तो FF ट्रांजिशन के अंदर जो 0 और 14 है, ये या तो इसमें कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन नहीं होता, या ये फुलफिल इलेक्ट्रॉन होते हैं, फुलफिल बोल सकते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। इस वजह से ये कलरलेस होता है। F1 से F13 जो होते हैं, ये कलरलेस कलर्ड कंपाउंड होते हैं। F0 से F4, F0 और F14 जो है
फुलफिल्ड या कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से कलरलेस होते हैं, वहीं F1 से F13 जो होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है जो Cesium+4 है वो F0 है, तब भी येलो कलर है, क्योंकि चार्ज ट्रांजिशन की वजह से यहाँ पर ये कलर देखने को मिलता है, जो कि हमने बताया है इसी लेक्चर में। व्हाट इज ए चार्ज ट्रांजिशन ये बता चुके हैं। चार्ज ट्रांजिशन की वजह से हमें ये कलर देखने को मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं 5F सीरीज पे। ये आपके सामने आ चुकी है 5F सीरीज। 4F जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं 5F सीरीज की। 5F सीरीज की बेटा ये टेबल याद नहीं रखनी है, ये टेबल में कुछ गड़बड़ है। ये टेबल को अभी हम यहाँ पे हटा रहे हैं, इस टेबल पे बात नहीं करेंगे क्योंकि इस टेबल में गड़बड़ है। हमें अगर देखनी है तो हम गूगल करके जो हमारी 5F सीरीज है उसकी टेबल देख सकते हैं, या आपकी बुक में एनसीईआरटी में भी 5F सीरीज की टेबल देखने को मिल जाएगी। डायरेक्ट हम बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलता है 7s2 6d01 5F1 to 14 इलेक्ट्रॉन, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि कुछ इस तरह का हमें जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। यहाँ तक क्लियर है। इसी के साथ मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि जो 5F क्या हुआ भाई 5F बन जा हाँ 5F जो सीरीज होती है वो कौन सा पीरियड होता है, 7 पीरियड होता है। ग्रुप जो होगा हमारा वो कौन सा जो ग्रुप होगा, जी थ्री ग्रुप देखने को मिलने वाला है। जी3 ग्रुप देखने को मिलने वाला है। अगर वहीं पे अगर एलिमेंट की बात करें तो कितने एलिमेंट होते हैं इसमें, 14 एलिमेंट होते हैं। 14 एलिमेंट होते हैं जिसके अंदर +2 से +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होती है। +2 +3 +4 +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होती है। वहीं जो सबसे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3। सभी के सभी एलिमेंट क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। यहाँ पर सभी एलिमेंट यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। उसी के साथ जो एंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है इज डोमिनेटिंग देन lengthenoid contraction ड्यू टू मोर पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन इन एंथेनॉइड। यहाँ पर एफ ब्लॉक जो एफ सबशेल है उसकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण जेड इफेक्टिव है वो बहुत बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ बोला गया है एंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन डोमिनेटिंग देन lengthenoid contraction। इसी के साथ एक जो लेंथेनॉइड एलिमेंट थे वो कुछ रिएक्शन शो करते हैं। उन रिएक्शन को हम देखने वाले हैं। कोई भी लेंथेनॉइड एलिमेंट है, मैं ले रहा हूँ सी ले रहा हूँ भाई। सी को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो H2 बाहर आता है। सी को जब एलोजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है, मैं यहाँ पर इसकी जगह ले रहा हूँ सी एलिमेंट, ठीक है, ताकि आपको समझने में इजी हो जाएगा। कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं आप। तो सी को जब हेलोजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, CH3। अब X3 क्या हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। वहीं जब वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, COH3 प्लस H2 हमें देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर इसको कार्बन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हमें CC2 CE, ये जो आपके सामने सर्कल दिख रहा है पूरा, ये आपको याद रखना है, ये आपकी हेल्प करेगा। किसी भी कंपाउंड में जिसको रिएक्ट करा रहे हैं क्या प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है, डायरेक्ट याद रख सकते हैं, हमें ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा। तो अगर आपको ये सर्किल याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। C2C3 इस तरह का कंपाउंड हमें देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम नाइट्रोजन के साथ इस हीट करवाते हैं तो हमें देखने को मिला CEN। जब हम CE को सल्फर के साथ हीट करवाते हैं तो ये होता है Ce2S3। और वहीं सीई को हम ऑक्सीजन के साथ हीट करवाएंगे तो ये बन जाता है Ce2O3। तो इस तरह से जो केमिकल रिएक्शन है
लेंथ नोड एलिमेंट की वो हमें देखने को मिलती है। यहाँ तक आपका डी एंड एफ ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है। डी एंड एफ ब्लॉक यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको एक बार दोबारा से अच्छी तरह से एनसीईआरटी को पढ़ना है। एनसीईआरटी को पढ़ना है और जो भी हमने यहाँ पढ़ा है उसको उसमें मार्क कर लेना है। जो भी इम्पोर्टेंट लाइनें हैं मार्क करते हुए चलना है। अच्छी तरह से एनसीईआरटी पढ़नी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल सके। और इसी के साथ हम आज की क्लास को ऑफ करते हैं। थैंक यू बेटा।